गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है। ये जो टॉपिक है ये यूपीएससी मेंस के लिए, पीसीएस के लिए और स्टेट के दूसरे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इसको कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे ताकि फिर से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। हमें समझना होगा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता क्या है, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि फेडरलिज्म क्या होता है। देखिए, फेडरलिज्म का मतलब होता है एग्रीमेंट, ट्रीटी, यानी कि आपने एक संधि साइन की है, दो पार्टीज़ के बीच में संधि साइन हुई है। तो फेडरलिज्म से आप आइडिया लगाइए कि सेंटर और स्टेट के बीच में एक एग्रीमेंट है, जैसे हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखने को मिलता है। उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट है और वो जो एग्रीमेंट है सेंटर और स्टेट के बीच में, उनमें कोऑपरेशन भी होना चाहिए, यानी कि किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट सेंटर और स्टेट के बीच में नहीं होना चाहिए। फेडरलिज्म ठीक है, पावर्स डिवाइडेड है। कोऑपरेटिव ठीक है, कोऑपरेशन ठीक है, दोनों में कोऑपरेशन होना चाहिए। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छे से सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप है। अभी हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। आपको पता है हमारा जो भारत है डिफरेंट स्टेट्स है और हर एक स्टेट का अलग कल्चर है, डाइवर्स कल्चर है, अलग परंपरा है, अलग संस्कृति है, रेसिस अलग हैं, जातियाँ अलग हैं, धर्म के नाम पे हमारा देश बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। तो उसमें जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। So the idea of cooperative federalism in India enhances the center-state relationship as well as the relationships between states and local governments। तो जो आइडिया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का वो बेसिकली सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। रिलेशनशिप जो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स के बीच में होते हैं, जैसे पंचायत वगैरह, म्यूनसिपल्स हो गई, उनमें भी वो इम्प्रूवमेंट देता है। Federalism is a system of government in which the powers have been divided between the center and its constituent parts such as states or provinces। तो फेडरलिज्म क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि फेडरलिज्म एक संधि है, एक एग्रीमेंट है, एक ट्रीटी है। सो फेडरलिज्म इज आल्सो ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पावर्स को क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में या प्रोविंसेस के बीच में। इसे हम कहते हैं फेडरलिज्म। Cooperative federalism in India reflects an ideology of a stable relationship between the center and other units। Cooperative federalism जब हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो उसमें ये विचारधारा निकल के आती है कि एक स्टेबल रिलेशनशिप होना चाहिए सेंटर के बीच में और स्टेट यानी कि दूसरी यूनिट्स के बीच में। It guides all the governing bodies to come forward and cooperate to resolve common social, political, economic and civic problems। अब जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो स्टेट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो सेंटर की प्रॉब्लम हो, तो जो गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं उनको साथ आना चाहिए और इन सभी प्रॉब्लम्स को अच्छे से रिसॉल्व करना चाहिए, अच्छे से निपटाना चाहिए इन सभी प्रॉब्लम्स को। तो ये है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भारत के कॉन्टेक्स्ट में। अभी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हिस्ट्री क्या है। देखिए, वैसे तो ओरिजिन बताया जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कि जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था अंग्रेजों के द्वारा 1773 में, तो तब ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया है। लेकिन हम अगर एंशियंट टाइम में देखेंगे, प्राचीन समय में देखेंगे, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट उस समय भी था जब राजा महाराजा जो होते थे वो आसपास के प्रोविंसेस में इंटरफेयर नहीं करते थे, तो वो भी एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ही था। खैर, हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, जिसमें कि रेगुलेट करने की कोशिश की गई थी प्रोविंसेस वगैरह को। यहाँ क्या हुआ था कि जो क्राउन रूल था इंग्लैंड का, उसने सुपरवाइज यानी कि निगरानी रखना शुरू कर दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, एंड लेफ्ट द गवर्निंग पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट जो थी वो खुद में गवर्न करने लग पड़ी अपने आप को। उसके बाद डायरकी सिस्टम आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। उसमें भी हम देखते हैं कि किस तरह से पावर्स को डिवाइड किया गया है ब्रिटिश गवर्नर और लोकल गवर्नमेंट के बीच में। तो ये भी हिस्ट्री हमें दिखाई देती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भारत में। आज के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे देख सकते हैं और आज भारत के संविधान में किस तरह से इनकलकेट किया गया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। तो सबसे पहले भारत के संविधान का जो 7वां शेड्यूल है वो बताता है कि किस तरह से पावर्स को डिवाइड किया गया है सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में, और कुछ रेजिडुअल पावर्स दी गई हैं वो सेंटर को। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि रेजिडुअल पावर्स क्या क्या होती हैं। देखिए, अब बहुत सारी लिस्ट होती है। सेंट्रल लिस्ट होती है जिसे हम यूनियन लिस्ट कहते हैं, हमारे पास स्टेट लिस्ट होती है, हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट होती है। अब जैसे यूनियन लिस्ट में डिफेंस, आर्मी, इंटरनेशनल रिलेशन, पोर्ट्स, रेलवे, हाईवे, कम्युनिकेशन, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। उसके बाद हमारे पास स्टेट लिस्ट आता है, जैसे पब्लिक ऑर्डर,
पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। अब इसके ऊपर कानून सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकती है। अब जो कॉन्करेंट लिस्ट है जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन, तो इसके ऊपर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। अब मैंने जितने भी लिस्ट की यहाँ चर्चा की है, मान लीजिए कोई एक लिस्ट छूट गई है जिसकी चर्चा इसमें नहीं की गई है, तो यानी कि रेजिडुअल पावर्स, वो पावर सिर्फ सेंटर के पास होगी, सेंटर ही उसके ऊपर कानून बनाएगा जो टॉपिक इन सभी लिस्ट में मेंशन नहीं किया गया है। उसके बाद कैसे हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देख सकते हैं, दैट इज़ ए ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS और नेचुरल सर्विस जो है हमारी IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये सारी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देती हैं। खैर कई बार इसका क्रिटिसिज्म भी होता है, लेकिन इसका जो मेन इंटेंशन है वो यही है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाया जाए ऑल इंडिया सर्विस के ज़रिए। उसके बाद हमारे पास इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, दोनों के बीच में काफ़ी कनेक्शंस है, लॉस एक जैसे हैं। So all India services caters for a unified judicial system to establish the center and state laws. Article 312 of the Indian Constitution manifests this provision that works on integration under the cooperative federalism in India. तो इंटीग्रेशन की बात की जाती है आर्टिकल 312 में, जो बताता है कि किस तरह से हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज का सबसे बड़ा रोल है। उसके बाद हमारे पास है जोनल काउंसिल जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। अब 5 जोनल काउंसिल्स हैं हमारे पास, सेंट्रल जोनल काउंसिल, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, टू प्रमोट द कोऑर्डिनेशन, ताकि इन सब के बीच में एकता बढ़े। लेकिन जो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल है उसे भी इस्टेब्लिश किया गया है, लेकिन एक अलग एक्ट के ज़रिए। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में, जिसमें लिंग्विस्टिक भाषा के बेस पे भी बहुत सारी स्टेट्स बनी थी। उसके बाद हमारे पास आता है नीति आयोग। आपको पता है पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, लेकिन प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया है नीति आयोग के ज़रिए, टू अटेन द मोर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ताकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन एडवाइसेस द सेंटर एंड स्टेट्स टू लुक आफ्टर द डिस्कशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन दीज टू पावर्स। तो बेसिकली सेंटर और स्टेट के बीच में एक रिलेशनशिप, एक कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने के लिए नीति आयोग की स्थापना की गई है। उसके बाद हमारे पास आता है 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड यूनिफाइड टैक्सेशन कॉल्ड GST। अब GST क्या है, यानी कि हमारे पास वन नेशन, एक ही देश है और एक ही टैक्स होना चाहिए। सो इट इज़ ए यूनिक टैक्स दैट मैन्युफैक्चरर्स इम्पोज डायरेक्टली ऑन द कंज्यूमर विच ऑब्टेन्स ए वन नेशन और वन टैक्स गोल। तो इसमें मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली इम्पोज कर देते हैं टैक्स कंज्यूमर्स के ऊपर, यानी कि एक तरह का टैक्स रहता है, एक देश है तो एक ही टैक्स रहेगा। तो ये चीज़ भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देती है। तो हमने पूरा टॉपिक समझा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किस तरह से भारत में काम कर रहा है, पहले कैसे किया करता था। पहले बहुत क्रिटिसिज्म भी होता था, क्योंकि कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्टैब्लिश करने में फेल हो गई थी, लेकिन ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जैसे नीति आयोग हो गया, GST हो गया, ये काफ़ी अच्छे से काम कर रही है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है। तो आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।